और इस तरह के हमारा माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी से चल रहा है। इस सिलसिले में आज दूसरी दफ़ा का तशरीफ़ लाए, दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए। मैं इसमें भी इनका मशहूर हूँ। आज कुछ साथ बिजी थे सामने, तो मेरे ज़िम्मे लगा के गए, तो मैं दावत दूँगा। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो आपसे सब खैरियत से थोड़ा सा करीब नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, चलिए आपकी मर्जी है। मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी आप तक? जी सर, इसी अच्छा, आज के ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ठीक है। वैसे हम बेल पे इनिशिएट जो है ना प्रोसीडिंग्स उनको करेंगे थोड़ा सा, लेकिन बाकी आपकी ऑप्शन है सीआरपीसी में किसी जगह पे किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो वो पूछ सकता है, गैर जगह, ठीक है। बेल का अपने लेक्चर आपको दिया गया होगा। मैं थोड़े से इसमें ना असेस करने के लिए कि क्या कहाँ तक आपने इसमें बेल की डेफिनेशन क्या है बताएगा एनीवन? क्या जी है जी, और कोई मेल में से कोई जितना नहीं भाई, मुझे भी उतना आता है जितना आपको आता है, ठीक है। एक जैसे ही एक दूसरे से सीखेंगे, कोशिश करें बताएं। ये देखिए आता मसला उन्होंने सॉल्व कर दिया, हैंडिंग ओवर द क्यूज टू द श्योरिटी फॉर व्हाट जी? फॉर प्रोड्यूसिंग बिफोर द कोर्ट और एनी अथॉरिटी whenever required by the court or any authority, ठीक है। अब दूसरी स्टेज ये है कि क्वेश्चन ऑफ बेल कब राइज होता है? जब फर्दर प्रोसीडिंग जी सब, जब फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए जी, और जी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद ही बेल का क्वेश्चन राइज होता है। क्या सही पहुंचिए यही दूसरा तो और कोई पोजीशंस when there is arrest, एक कंडीशनल बेल होती है, तो मेरे एप्लीकेशन हो के मुझे कोई अरेस्ट करने या विदाउट के मतलब प्रोटेक्टिव बेल, प्रोटेक्टिव को छोड़ दे, प्रोटेक्टिव को सीआरपीसी नहीं बताएगी, प्रोटेक्टिव को हमने नहीं करना, ठीक है। प्रोटेक्टिव को जहन से निकाल दे थोड़ी देर के लिए, खैर वो भी काइंड है, रोज यूटिलाइज होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कभी नहीं आपने देखा होगा कि इधर से किसी प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, ठीक है। हाई कोर्ट का वो मैटर है, हमने उस पर नहीं जाना, हमने सीआरपीसी पे रहना, ठीक है। अब आपने दो सिचुएशन बता दी, एक आपने बता दिया केस रजिस्टर होता है, एक आपने बता दिया कि जब अरेस्ट होती है, दो पोजीशन हो गई। अब इससे आगे चलते हैं कि बेल की काइंड्स क्या है। प्री अरेस्ट और कुछ जी, कंडीशनल बेल प्री अरेस्ट होगी, दैट्स द पॉइंट। ट्रांजिट बेल होती क्या है, किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन डील करता है? नहीं, और जी असल अभी आपके सर आप पहुंचे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। जी जी, बेल मेरा ख्याल है बाद में पूछेंगे जैसे साहब से कि जब आप बेल पे होते हैं तो बंदा मुल्ज़िम होता है, मुजरिम नहीं होता है, ठीक है। तो मुजरिम बनने से पहले उसको पूरी ये लिबर्टी होती है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। बेल स्टेज के दौरान ये एप्रीहेंशन कि कहीं कोई बेगुनाह बंदा जेल ना काट ले, और मैं समझता हूँ कि सब फर्दर इंक्वायरी का जो एक वर्ड है वो शायद बेल पे बहुत ज़्यादा फिट आता है कि एक बंदा एफआईआर के फ़ौरन बाद अरेस्ट हो गया, अभी इंक्वायरी होनी है, अभी एविडेंस होनी है, अभी उसकी सज़ा का तयन होना है। तो सज़ा से पहले, तयन होने से पहले कोई बेगुनाह बंदा जेल ना काटे। मेरे ख्याल के मुताबिक एक बेल का बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है। No one या no should be punished unless proved guilty। तो दूसरे साहब ने बताया ना, ये प्रिंसिपल है,
अच्छा, अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी ग्रांट कर सकती है बेल? जी जी, मैं आऊँगा, मैं सारा आऊँगा, मैं शुरू से करूँगा, आपको डेफिनेशन पे भी आएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अथॉरिटी कौन, मैं कंसेप्ट ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फॉर प्रैक्टिस नहीं तैयारी करनी, हमने तैयारी करनी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। ठीक है, हम उस लिहाज से पढ़ेंगे। वैसे तो बेल पे इतना केस लॉ मौजूद है, इतना लॉ मौजूद है कि बंदा पढ़ता ही रहता है। ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो सकता। अब अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, कौन कौन से ऑफेंसेस डील करती है बेल? ऑफेंसेस की कैटेगरी क्या है? पेलेबल और नॉन पेलेबल ऑफेंसेस। अच्छा, अब शुरू करें बेल की डेफिनेशन। उन्होंने कहा था एक ना बड़ी जो लिखी हुई है बुक्स में, अपने जाने जी बेल की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है कि रिमूवल ऑफ कस्टडी, रिमूवल ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी, हैंडिंग ओवर टू द अथॉरिटी who undertakes to produce the accused before the court whenever required। ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन में एक थोड़ी सी ना खराबी है। अभी उन्होंने जो सिस्टम ने बताया ना कि हैंडिंग ओवर द अक्यूज्ड टू द श्योरिटी, ये बड़ा मुनासिब दिख रहा है। प्रॉब्लम उसमें क्या है कि जब हम प्रीवियस की डेफिनेशन करेंगे ना, प्रीवियस बेल की, तो फिर मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि उस वक्त कस्टडी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त एप्रीहेंशन ऑफ कस्टडी होती है। ठीक है, इसलिए सिंपल हैंडिंग ओवर द अक्यूज्ड टू द श्योरिटी who undertakes to produce him before the competent authority or court whenever so required। ठीक हो गया जी बेल की। अब हम पहले ना इस आगे चलने से पहले देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन अगर बेल पे आता है, किसी के पास सीआरपीसी होगी, ये मुझे चाहिए होगी बाद में। अच्छा, जब क्वेश्चन आएगा बेल का, किसी तरीके से भी पूछ सकता है, हमने सब तरीकों से कवर करने की कोशिश करनी है। पहला ये कि हम सबसे पहले खोल देना था, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेल। कोई भी क्वेश्चन आता है, जिस चीज पे वो क्वेश्चन आएगा उसकी हम, कोई भी सवाल आएगा, कोई भी किसी भी मतलब हो सकता है जी, क्या कहते हैं उसे, आपका कोई भी किताब हो सकती है, सिविल लॉ हो सकता है, क्रिमिनल लॉ, उसमें जो भी इशू होगा उसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन आपको पता होना जरूरी है। उस क्वेश्चन को आप टच नहीं करेंगे जिसकी आपको डेफिनेशन नहीं पता। सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। ठीक है, बेल क्या है? हैंडिंग ओवर द अक्यूज्ड टू दी श्योरिटी। दूसरी कंडीशन क्या आ गई? whoever who gives undertaking to the authority or court। अंडरटेकिंग कौन सी? फॉर प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। तीन चीजें होगी, देख लें, इधर से आपकी तीन हेडिंग्स निकल रही हैं। ठीक है, हैंडिंग ओवर द अक्यूज्ड। अब एक चीज मिस कर रहे हैं हम, हैंडिंग ओवर तो करते हैं, अगेंस्ट व्हाट हैंडिंग ओवर होगी? श्योरिटी। ठीक है, नहीं श्योरिटी नहीं लफज आएगा, वो लफज आएगा सिक्योरिटी। ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी, ये भी लगा दें। हैंडिंग ओवर द अक्यूज्ड, नंबर 2 सिक्योरिटी हु गिव्स अंडरटेकिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। चार चीजें आपकी चार बन गए हैं, देखें जैसे इंग्रेडिएंट्स बन गए हैं बेल की डेफिनेशन। बेल की डेफिनेशन आपने कर ली। अब आगे इसकी दूसरी चीज होगी, कब क्वेश्चन राइज होता है बेल का। अभी दो चीजें आपने बताई, एक है अरेस्ट, सेकंड वन है एप्रीहेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अरेस्ट। ठीक है जी, दो चीजें आपने बता दी। अब आगे चलें, अब इसकी काइंड्स आ जाएगी, बेल की काइंड्स क्या क्या है, कौन कौन सी है। फिर हम आगे चलें तो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, अथॉरिटी कौन सी है,
बेल इन बेलेबल ऑफेंस से क्या मतलब है, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस से क्या मतलब है। ये देखिए 7-8 हेडिंग्स आपकी इधर बन रही है। अब बेल की डेफिनेशन तो मेरे ख्याल में सब भाइयों को आ गई, तो बताएगा, आप में से बताएगा। आप एक्स्ट्रा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जब थोड़ा सा ध्यान रखें, बताएं जरा मुझे इसकी डेफिनेशन बताएं। बेल की जो भी डेफिनेशन मैंने की है बताएं, रिपीट करें। Before the court, whenever required by the court. धक्के नहीं पेश करते ना, जो कोर्ट मंगेगी या अथॉरिटी उन डिमांड करेगी। अब आ जाए दूसरी, क्वेश्चन अराइजेस। आपने दो क्वेश्चन बताएं कि कब बेल का क्वेश्चन अराइजेस होता है। ये जरा दो चीजें आपने बताई, दो मैं बता देता हूँ आपको। एक था, पहले नंबर पे है, किसी पर्सन के खिलाफ वारंट इशू हो जाए तो देन क्वेश्चन ऑफ बेल अराइजेस हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ वारंट इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन। वारंट अब कौन कौन सा हो सकता है, दो ही वारंट होते हैं, एक बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। बेलेबल हो तो जो बंदा वारंट लेके गया है उसको भी, जी रेड वारंट इसमें कंसर्न नहीं है। नहीं, रेड वारंट का भी करते हैं, अगर आप वो भी पढ़ लें तो आपके लिए फोरम ओपन है। ठीक है, आप सीआरपीसी में रेड वारंट मुझे दिखा दीजिए है कहाँ पे होता, वैसे सीआरपीसी में ही है, मुझे दिखाना पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा रेड वारंट क्या है। अब पहले आप बेल कर लें, फिर रेड वारंट पे भी चलेंगे। ठीक है, अगर वैसे पेपर में कभी सवाल आया तो मुझे भी बताइएगा कि रेड वारंट का है। ठीक है, अब वारंट इशू हो गया। नंबर 1 कंडीशन कौन सी है कि अगेंस्ट एनी पर्सन। ये मैंने आपसे पूछना है, मैंने पेपर भी लेना है, सीरियस हो जाए सारे, कि जब किसी पर्सन के खिलाफ वारंट इशू हो जाए तो बेल का क्वेश्चन, उसका राइट बन जाता है कि वो बेल अप्लाई करे, बेल हासिल करे। उसे बेल दिया जाना राइट नहीं बनता, उसका बेल लेने का राइट अप्रूव हो जाता है कि वो बेल ले सकता है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जब कोई केस रजिस्टर हो जाए उसके खिलाफ। दूसरी पोजीशन क्या होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ केस दो तरह के हैं, एक अदालत में कंप्लेंट रजिस्टर होती है, एक थाने में एफआईआर रजिस्टर होती है। दोनों सूरतों में कंप्लेंट में देन राइज होगा जब वो समन किया जाएगा। ठीक है, और जब एफआईआर में, तो जब एफआईआर कट गई उसका राइट अप्रूव हो जाता है कि वो बेल दे। अब जी उस प्रोसेस को ये निकल जाएगा। ये अगर चाहते हैं तो मैं आपको कंप्लेंट ही बढ़ा देता हूँ। ये एक और प्रोसेस है। प्रोसेस कब आएगा, 202, 203 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको सारी चीजें बता के जाऊंगा। मुझे सिर्फ अपना लेक्चर फोकस कर लेने, ये 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, जितनी देर तक आप पूछेंगे ना, मैं आपको बता, जितना मुझे आता है मेरी विजडम के मुताबिक, क्योंकि मैं उतना बताता जाऊंगा आपको। वारंट केस रजिस्टर। अब ये जो दूसरी कंडीशन है ना, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूँ कि दूसरी कंडीशन कि केस रजिस्टर हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस पे एक पूरा सीआरपीसी ने बेल वाले चैप्टर में सेक्शन दे दिया हुआ है। कौन सा सेक्शन है वो भी मैं बताता हूं आपको। रूल क्या है कि नो केस नो बेल, नो केस नो बेल। रूल कहां पे है, प्रोवाइडेड इन दी सेक्शन 498A है। सेक्शन जरा देख लीजिएगा, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सेक्शन मुझे याद नहीं रहती। 498A जरा पढ़ भी लीजिए, तो पढ़ लीजिए जी, जिसके पास है पढ़ना। क्योंकि जनरल रूल आ गया। ठीक है, इससे हमने उधर से
बेल की ग्राउंड ले ली कि बेल का क्वेश्चन कब राइज होगा, ठीक है, जब केस रजिस्टर होगा। 2 ग्राउंड तो इसमें दे दी गई है क्वेश्चन ऑफ बेल की, 2 ग्राउंड इस सेक्शन 498A में प्रोवाइड करते हैं। तीसरी ग्राउंड पे आते हैं। तीसरी ग्राउंड क्या है, जब एक्यूज अंडर कस्टडी है, वो भी 498A में है, ठीक है। 3 हो गए, वारंट इशूड, केस रजिस्टर्ड, थर्ड वन अभी बताइए मैंने, वारंट, केस रजिस्टर, अंडर अरेस्ट। अब चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन प्री अरेस्ट बेल वाली है, जब देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ कस्टडी, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। डेफिनेशन ऑफ बेल और चार्ज होगी आपकी कि क्वेश्चन कब अराइज होगा बेल का, ठीक है, कब अराइज होगा। फिर एक बार दोहराते हैं, वारंट, केस रजिस्टर्ड, अरेस्ट, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं, अगला था काइंड्स ऑफ बेल। आपने बता दी ट्रांजिट बेल। अब ट्रांजिट बेल बिल्कुल काइंड है। अब ट्रांजिट बेल है क्या, पहले इसको इस पे देखते हैं, फिर आपको सेक्शन भी अभी बताता हूं मैं कौन सा है। ट्रांजिट बेल है क्या, ट्रांजिट रिमांड पता है, कभी सुना किसी ने, क्या होता है? सफरी रिमांड जिसे कहते हैं, ठीक है। मुलजम को इधर से उन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करना है या दूसरे शहर में शिफ्ट करना है, तो टाइम कम है, ठीक है, वो उसी दिन पेश नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जी हम फलां 2 घंटे लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, ठीक है, सेम डे में वो पेश नहीं कर सकते या 24 आवर्स के दरमियान पेश नहीं कर सकते, तो वो फिर सफरी रिमांड ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी एक और सिचुएशन भी है, बड़ा मशहूर केस है आपके टस्के का ही, राना खालिद केस, उसमें शहजाद बड़ैच को एप्रीहेंड किया गया था, तो हालात कुछ ऐसे हो गए, उसको ATC में पेश नहीं किया जा सकता था, तो इधर से सियालकोट से उसका रिमांड ले लिया गया था, ठीक है, उसको रिटेन करने के लिए। वो भी एक सिचुएशन थी, ठीक है, लेकिन वो सफरी रिमांड ही से समझ लें, एक उसी तरह की कैटेगरी थी, लेकिन सफरी रिमांड वो था नहीं, ठीक है, वो और चीज़ थी, एडजर्नमेंट थी, इल्तवा था, इल्तवा गिरफ्तारी थी, या जो भी था उसमें डेफर्ड, ठीक है, डेफर्ड कर दिया गया था उसको। अब जब सफरी रिमांड लेगा, अब मैजिस्ट्रेट समझता है कि नहीं, इस बंदे को अगर ये कभी भी किसी ने पिटीशन नहीं पेश की, सफरी रिमांड पे कोई बंदा पेश नहीं, वकील का पेश नहीं होते, पहले नंबर पे डिफेंस बेलेबल है, या मैजिस्ट्रेट समझता है कि नहीं इसको बंदे को बेल दे देनी चाहिए, या पुलिस वाला समझता है नहीं इसको बेल, इसकी बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, तो सफिशिएंट श्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो जब उस बंदे का जो जिसको ट्रांजिटरी रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है, उसकी बेल ग्रांट कर दी जाती है, उसे कहते हैं ट्रांजिटरी बेल अंडर सेक्शन 86 ऑफ CRPC, ठीक है जी। अब 2 काइंड्स हैं, बड़ी वो तो डेली चलती है, पोस्ट अरेस्ट बेल है, प्री अरेस्ट बेल है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। वैसे मैं पोस्ट अरेस्ट पे आऊँगा बाद में, तो असल चीज़ तो 497 ही है जी। ट्रांजिट बेल मैजिस्ट्रेट ही अलाउ करेगा, जी हाँ। मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट क्या मतलब, आप क्वेश्चन रख लिए करें, मुल्तान से पकड़ा, मुल्तान का जिस इलाके से पकड़ा है आपने, जिस इलाके के जिस थाने से आपने लिया है, उसको तहवील में लिया है, उस मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे विद दी। दूसरा ये भी है, सेशन जैसा बात भी कर सकते हैं, किसी को मार करेंगे, किसी मैजिस्ट्रेट को भी पुकार के वो भी जुरिसडिक्शन ले सकता है, ठीक है, जिसको वो आइडेंटिफाई करते कि इसके पास जाके रिमांड ले लो, ठीक है। केस बेशक इधर का है, लेकिन ट्रांजिटरी बेल वो दे सकता है। सेक्शन 86 पढ़ेंगे ना, तो आपको ये क्लियर किसी हद तक
हो जाएगा। अब पोस्टलेस बेल जी ये सेशन है वो सो मोटो भी डिमांड दे सकता है सो मोटो डिमांड सर सेशन जज की परमिशन के बगैर भी कोई डिमांड दे सकता है नहीं, इसके लिए ना ये कोई लॉ नहीं है, सीआरपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है कि वो सेशन जज साहब से करेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैटर होता है, इसलिए ये पॉलिसी के तहत सेशन जज साहब इंटरेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफाई करते हैं, ये हम अपनी स्किन सेव के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। पोस्टलेस और प्री रेस्ट का तो सबको पता है, कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, किसी को है तो वो बता दे मुझे, ठीक। पोस्टलेस के लिए अथॉरिटी कौन कौन सी है? मैजिस्ट्रेट और सेशन जज भी, ठीक। पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं? सर वो है सही मगर इन प्रैक्टिस में नहीं रहते नहीं, इन प्रैक्टिस को छोड़े आप, अब हम लॉ पे जा रहे हैं, प्रैक्टिस बाद में आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस में तो हम कर ही नहीं रहे, हम लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक। प्रैक्टिस में तो बहुत चीजें हैं, ठीक है। शख्सी जमानत किसे कहते हैं? शख्सी शख्सी जमानत पे भी छोड़ सकता है, वो भी सिक्योरिटी ले सकता है, उसमें भी कोई कदर नहीं है, सिक्योरिटी भी को ले सकता है, श्योरिटी भी को ले सकता है, ठीक है। उस पर भी वही अख्तियार है जो मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है, ठीक है, वो भी जमानत उसी तरह ही लेगा। पोस्टलेस और प्री रेस्ट, प्री रेस्ट कौन ग्रांट करता है? सेशन जज और हाई कोर्ट। एडिशनल नोवेयर वो उन्हीं में सेशन जज ही हैं, एडिशनल सेशन जज जो है वो सेशन जज ही हैं, उनके अजाफी चार्ज हैं, वो भी सेशन जज ही कंसिडर होंगे, ठीक है। हमने सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट प्री रेस्ट बेल के लिए हाई कोर्ट, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। जी जी सेशन जज साहब से वो बिल्कुल वो आ सकते हैं, वो ग्राउंड बता सकते हैं कि हमें उधर क्या प्रीएंशन है, सेशन जज साहब से बिल्कुल वो डायरेक्ट, क्योंकि सेशन जज साहब के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट की जुरिसडिक्शन है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडिशनल के पास नहीं आ सकता, अलबत्ता सेशन जज साहब के पास से आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब आप दस्तिया की प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू कर दीजिएगा, ये कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब की प्रैक्टिस नहीं है ऐसे, लेकिन लीगली अगर उससे कोई एप्रीहेंशन है दस्तिया में जिससे प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं, वो भी सेशन जज साहब से रब्ता कर सकते हैं, अपनी एप्रीहेंशन शो करके उनको मुझे जान का खतरा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, तो उधर से बेल उसे मिल सकती है। या आपका लीगल इससे जो एग्जामिन से एग्जामिनेशन से कोई तलक नहीं है इन क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन वो निकालें जो एग्जामिनेशन में आपको फेस होने हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर है, ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को छोड़ दें, प्रैक्टिस नहीं उधर काम आएगी, उधर लॉ काम आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी काम आएगी, जो प्रेपोजिशन देंगे उसमें आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे। आपने हाँ ये आपने सवाल किया था, दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा जी। 498 जरा पढ़िए जी भाई, आप पढ़े है आपके पास, पढ़े 498 नहीं 98 सिंपल 498 power to direct admission to bail or reduction of bail. The amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive, and the High Court or Court of Session may, in any case, whether there be an appeal on conviction or not, direct that any person be admitted to bail or that the bail required by a police आगे दोनों सेशन भी आ गया, हाई कोर्ट भी आ गया, क्लियर हो गई। अब ये सेक्शन जो है ना 498, ये मुझे भी आज तक नहीं समझ आया। नहीं प्रीवियस का जिक्र है, ठीक है, लेकिन समझ मुझे भी नहीं आया, कोई ऐसे ही रहने दे, ठीक है, इतना इसका इसमें ना पढ़े। आगे चले, आगे 3 कैटेगरी मैंने बता दी आपको, ट्रांजिट, काइंड्स
ट्रांजिट, पोस्ट रेस्ट, प्री रेस्ट, एक और बेल है सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, बल्कि 2 प्रोवाइडेड है, वो एक में बता देता हूँ, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बेल आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर कन्विक्शन 426 सस्पेंशन जिसे कहते हैं, सस्पेंशन, ठीक है, उसे हम बेल नहीं पढ़ेंगे। बेल आफ्टर कन्विक्शन 426, ठीक है। एक और बेल है, लेकिन उधर लफ्ज डिस्चार्ज इस्तेमाल हुआ है, वो आपने देखा होगा, आपने इधर 449 की बेल अप्लाई की होती है, 3-4-4 की बेल अप्लाई की होती है, अगले दिन पता लगता है, नोटिस किया होता है, बंदा छूट के बाहर फिर रहा है। वो सेशन जज सब दौरे पे जाते हैं जेल में, जाके बंदा छोड़ देते हैं, किसी लॉ के तहत ही छोड़ते हैं ना। कोई लॉ है किसी को पता है, 124 पढ़ लीजिएगा, 124 प्रोवाइडेड सो, ठीक है, 124 है, उसमें डिस्चार्ज का लफ्ज है, लेकिन खुद भी वो उसको डिस्चार्ज का बेल पढ़ना है आपने, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी में नहीं है, ये 5वीं कैटेगरी है जो सीआरपीसी प्रोवाइड करता है, 124। ये हम अपने क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, जो आपने जो जिस तरह का क्वेश्चन आप मैंने आपको बता दिया है, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। यही है, यही सेक्शन अप्लाई होता है 124 जी 86। या हाथ पे नहीं लिखते बेटा, हाथ तो अभी आप सीना आएगा, निकल जाएगा, दिमाग पे लिखे, ठीक है, या कागज पे लिखे या दिमाग पे लिखे, ठीक है। आफ्टर कन्विक्शन जो बेल है उसकी कितनी देर तक वो ड्यूरेशन नहीं होती, तो मरियम नवाज कैसे रहे वो इसकी थोड़ी बिल्कुल ठीक रहा हूँ, उसकी ड्यूरेशन नहीं होती, ठीक है। वो 426 सस्पेंशन उसे कहते हैं, सजा सस्पेंड की कर दी जाती है, उसे बेल दे दी जाती है अनटिल उसकी हियरिंग ऑफ अपील। टाइम लिमिटेशन आपने समझ लिया कि उसकी अपील के डिसाइड होने तक। ये जो 5 बेल के बाद के वास्तविक जिस बेल पे बाहर गया है, ये आपको पेपर में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब ना आगे आए थोड़ा सा, आपने एक चीज और भी, एक आफ्टर कन्विक्शन इधर भी है, मुझे आपकी ना बातों से ना मुझे एक सेक्शन याद आ गया, उधर भी ये बेल फैसिलिटी प्रोवाइडेड है आफ्टर कन्विक्शन वाली, वो मेरे ख्याल में सेक्शन आप कन्फर्म कर लें, 381 है, 381 निकालें, वो जरा कन्फर्म कर लें, वो भी देख लीजिए 381 है या 81 है, 81 है, वो जरा देख लें। आफ्टर कन्विक्शन वो जिसमें कन्विक्शन साल हो या 2 साल हो, किस तरह की वो प्रोवाइडेड है। अब तीनों को मैं अलग कर दूंगा, ठीक है। लास्ट वार्निंग, बी केयरफुल Execution of order passed under जी सर, execution of order passed under section 376, ये 381 है। 381 है, ये क्या आगे 380 दिखाएं मुझे? वो पोस्टपोनमेंट है सर, नहीं, इधर ही है। Execution of order passed by when a sentence of death नहीं, आगे चले जाते हैं। ये आगे चल गया सेक्शन, ये 382A पढ़े। Notwithstanding anything contained in section 383 or 391 where the accused is awarded any sentence of imprisonment under section 476 is sentenced in case other than those provided section 381 to imprisonment whether with or without fine or whipping for a period of less than 1 year, ठीक है। The sentence shall not, if the accused furnish bail to satisfaction of the court for appearance at such time and place as the court may direct, be executed
until the expiry of period prescribed for making an appeal against such sentence। ठीक है, समझ आ गई कि जिसमें सजा 1 साल से कम है, ठीक है, ये 1 साल है, उसमें वो एज अ राइट उसको बेल दे दी जाएगी। सजा हो जाती है, 1 साल की सजा होती है, उसको हक है कि वो बेल बॉन्ड दे दे। साथ ये भी ऑर्डर किया जाएगा कि ये बेल बॉन्ड दे दे। जैसे ये समरी ट्रायल नहीं चले थे जी बड़े, वो उस वक्त जब सजाएं होती थी ना, तो साथ ही मैजिस्ट्रेट साहब ये इतना चलका दे दे, ऊपर अपील कर ले जाके। ये भी एक बेल का सेक्शन है इसमें। अब आपको 3 चीजें हो गई, डेफिनेशन, क्वेश्चन व्हेन राइजेस, तीसरी काइंड्स ऑफ बेल। काइंड्स ऑफ बेल, ट्रांजिट, पोस्ट अरेस्ट, प्री अरेस्ट, आफ्टर कन्विक्शन। आफ्टर कन्विक्शन की भी आगे 2 काइंड्स, ठीक है। एक 124 भी बता दिया। अगर लंबा करना है तो सवाल को जितना मर्जी लंबा करते जाए। अब अथॉरिटी भी हम इसमें देख चुके हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटी बेल ग्रांट कर सकती है। प्री अरेस्ट भी आएगी तो उसके लिए हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। अगर पोस्ट अरेस्ट की बेल आएगी तो कैटेगरीज वाइज, ठीक है। अगर वो सेशन ट्रायल है तो वो सेशन वाले करेंगे। जी जी, ट्रांजिट बेल मैजिस्ट्रेट लेगा जी। ट्रांजिट बेल जो जिसमें उसका ख्याल होगा बेल लेने का, जिसको उसको लगे कि उसको बेल ले लेनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 86 CRPC वो पढ़ेंगे ना। ट्रांजिट बेल की आपको समझ नहीं आ रही, म्यूजियम पेज हुआ है मेरे, इश्तिहारी है वो जिला मुल्तान का, ठीक है। उसके खिलाफ एक माइनस एलिगेशन लगा ले, माइनस एलिगेशन है उसके खिलाफ। मैं समझता हूँ वो कहता है मुझसे सिक्योरिटी ले ले, मैं उधर जाके पेश हो जाऊंगा। बेशक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मैं उसकी बेल ग्रांट कर देता हूँ, उसका चलका ले लेता हूँ, ठीक है। वो जो आया हुआ अथॉरिटी उसकी हैंड ओवर कर देती है, ये अथॉरिटी इसने इनकी चलका पेश कर दिया है, तो मेरी सेटिस्फेक्शन कि मैं उससे सिक्योरिटी क्या लेता हूँ, सिक्योरिटी क्या लेता हूँ, किस तरह की लेता हूँ, ठीक है। अब अथॉरिटी भी हो गई। अब आ जाए बेल इन बेल। ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, फिर करेंगे, ठीक है। ये मेरी सेटिस्फेक्शन है, मैजिस्ट्रेट की सेटिस्फेक्शन है कि वो कौन सी श्योरिटी करता है, वो बगैर श्योरिटी के भी छोड़ सकता है, ठीक है। वो ये लीगल क्वेश्चन नहीं है, लीगल क्वेश्चन करें, ठीक है। हम प्रैक्टिस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए और बड़े मौके हैं, अदालत में आ जाए उसको करेंगे, ठीक है। अब जी डिस्चार्ज, उसको बेल पड़ेंगे जी जी, सेशन कोर्ट का, सेशन जज सकता है। नहीं वो डिस्चार्ज तो एक टॉपिक ही लग गया ना, डिस्चार्ज पढ़ा नहीं आपने? नहीं वो एक चीज और है, वो डिस्चार्ज जो है ना वो 63 है। पुलिस डिस्चार्ज नहीं करती, पुलिस रिलीज करती है 169 के तहत। नहीं पढ़े 169 जरा पढ़े, रिलीज है कि डिस्चार्ज है। 169 दोबारा पढ़े। अब मेरे अब टॉपिक से ना हट रहे हैं, पहले टॉपिक कर लें, फिर जहां से कहेंगे CRPC किसी कोने से भी कहेंगे सारा पढ़ा के जाऊंगा आपको, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे आता है उतना मैं बता के जाऊंगा, छुपाऊंगा कुछ नहीं। आपका नॉलेज है, कल आपको आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा, अमानत है आपकी, मेरी आपके पास, आपकी मेरे पास, ठीक है। मैंने भी किसी से सीखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है, जितना आता है पढ़ लीजिए। 169 रिलीज लफ्ज है, रिलीज भी है, डिस्चार्ज भी है। लेकिन मैं आपको ना उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि करते कैसे हैं। अल्लाह डिस्चार्ज का लफ्ज है, लेकिन वो बेल लेते हैं, ठीक है। बेल जज साहब नहीं लेते, उनका ऑर्डर होता है इस बंदों को छोड़ दें। बेल मैजिस्ट्रेट नहीं लेनी होती है, माइनर ऑफेंसेस होते हैं, क्योंकि अब उसकी कैटेगरी से हर जिले की अपनी कैटेगरी से, हर सेशन जैसे आपकी अपनी स्वाबदीद है, वो कैसे लेंगे। अब अथॉरिटी होगी क्लियर जी, पुलिस ऑफिसर भी ले सकता है, और पुलिस ऑफिसर में आगे पुलिस रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें IO को भी इख्तियार है। वैसे तो SHO को है, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, लेकिन पुलिस रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें IO को भी इख्तियार है। अगर बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, ये 4 कौन सा सेक्शन डील करता है? 496। ये सेक्शन एक सेक्शन डील करता है एज अ राइट ग्रांट की जाती है, ठीक है।
अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता था, यहाँ जो आप करेंगे नहीं तो बेल तो हाँ जी नो जजमेंट बेलेबल नो जजमेंट। आप मुझे कल दे दीजिएगा नो जजमेंट बेल, वो जो आप कह रहे हैं ना वो उसमें प्रीवियस बेल का कंसेप्ट है। आफ्टर अरेस्ट बेल जो है, जब आफ्टर अरेस्ट आएगी ना बेलेबल ऑफेंस में, तो एज अ राइट उसे ग्रांट की जाएगी, वरना हमारे जज भी कई इंक्वायरी में उड़े हैं और एक इंक्वायरी अभी तक लगी हुई है कि रिमांड दे दिया था बेलेबल ऑफेंस में, रिमांड नहीं हो सकता बेलेबल ऑफेंस में। ये भी याद रखिएगा, कल को आप सीट पे जाएंगे, अल्लाह करे सारी जाएं, कि बेलेबल ऑफेंस में रिमांड कभी नहीं देना, ग्रांट नहीं करना। ठीक है, हालांकि रिकवरी हो सकती है उसमें, लेकिन आपने उसको आंखें बंद करके बेल ग्रांट कर देनी है जी ना हो, आपने लॉ पे चलना है। रिकवरी कोई जरूरी तो नहीं कि रिकवरी पुलिस की कस्टडी में ही हो, रिकवरी बाद में भी हो सकती है, रिकवरी वो वैसे भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सर्च वारंट लेके जाओ, इसको छोड़ें आप। अगर ऐसा राइट ही दे देंगे तो अरेस्ट करने की बजाय ऐसा राइट ही वो दे देना पुलिस वाला, किसी उसे उसने रोका हुआ है, अरेस्ट तो करेगा ना वो। बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट तो मना नहीं ना किया गया, अरेस्ट तो कर सकता है वो, लेकिन बेल उसको 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 उसमें लाना तो है ना। ठीक है, अब आगे आए प्रिंसिपल गवर्निंग नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब 497 को थोड़ा सा ना पढ़ लिया, आप ही खड़े हो जाए, इनको किताब दे दी जरा, तेज रखा जी। अब एक ना इसमें आपने वैसे तो पढ़ा हुआ है 497 में, मैं आपको दो चीजें बता दूँ। एक आप बड़ा ना कंसेप्ट है कि नोटिस इशू होता है, इसका सेक्शन मुझे एक बुक दीजिएगा 497 जी। ये ना इसकी ना एक नोटिस जी इशू करते हैं। ठीक है, एक बंदा आता है, उसकी ना ग्राउंड्स हैं, क्या क्या है, ये 497 को पढ़ेंगे ना, 497 में तो आप पूरा एक आर्टिकल लिख सकते हैं। उसकी ग्राउंड्स क्या है, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट नॉन बेलेबल ऑफेंस वारंट बाय एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल but he shall not be released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life, imprisonment for 10 years। ठीक है जी, ये हो गया। इसमें ना एक लफ्ज है कि नोटिस जो है वो अमूमन इशू कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अथॉरिटीज कहती है कि हर केस में नोटिस इशू करें, लेकिन लॉ में ना ये प्रोविजन 2 है 497 497 की प्रोविजन 2, ये पढ़ने वाली जरूरी है। ऊपर ऑफेंस 3 दिए गए हैं, एक ऑफेंस है डेथ, एक ऑफेंस लाइफ वाला और एक इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स। अब प्रोविजन क्या कहती है, फर्दर दैट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एज अफोरसेड shall not be released on bail unless the prosecution has been given notice to show cause why he should not be so released। ठीक है, नोटिस नहीं दिया गया। अब ये सब पे नहीं लगता। अब यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है ऑफेंस एज अफोरसेड। अफोरसेड कौन कौन से हैं, ऊपर कौन कौन से हैं, 3 ऑफेंस हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ और 10 ईयर्स। इसमें नोटिस देना जरूरी है, अदरवाइज नोटिस देना लीगली जरूरी नहीं है। अब इसमें एक और चीज है, अब जो बताने वाली चीज है आपको मैं, फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, फर्दर इंक्वायरी क्या है, जो रोज हम देखते हैं कि फर्दर इंक्वायरी पे बेल हो गई, फर्दर इंक्वायरी पे बेल हो गई। क्या है फर्दर इंक्वायरी को डिफाइन करेगा फर्दर इंक्वायरी को
होनी हुई, कई बार हुई है। सर जो हो चुकी है उसके ऊपर एक कोई इंक्वायरी अगर दूसरी पार्टी को इतराज होता है तो वो फर्दर इंक्वायरी के बाद एप्लीकेशन देते हैं तो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन रोज है ये, आप रोज बेलें होती हैं, रोज बेलें, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ना लिखेंगे तो ये मजबूरी नहीं है। फर्दर इंक्वायरी लिखे ऊपर, मैं आप सुनता हूँ, मुझे अब भूल जाएगी, डेफिनेशन भूल जाएगी जो मेरे जेहन में आई हुई है। फर्दर इंक्वायरी ये है, एक एलिगेशन है, एलिगेशन लिखे ऊपर, लिख लिया आपने, नंबर 1 लिखे, इफ नॉट रिबटेड, इफ नॉट रिबटेड, उसको रिबट नहीं किया जाता, इफ नॉट रिबटेड, उसको रिबट नहीं किया जाता, तो वो क्या है, कनेक्ट्स द अक्यूज्ड विद द कमीशन ऑफ क्राइम, ये लिखे ना, इफ नॉट रिबटेड कनेक्ट्स, लफ्ज लिखना है, कनेक्ट्स द अक्यूज्ड विद द कमीशन ऑफ क्राइम, ये है ग्राउंड रेफ्यूजल ऑफ बेल की पहली जो है, ये फर्दर इंक्वायरी नहीं है, ये अगेंस्ट द फर्दर इंक्वायरी है। इफ नॉट रिबटेड दोनों में आएगा, एलिगेशन दोनों में आएगा, इसलिए मैंने ऊपर लिखवा दिया। पहली कंडीशन आपको लिखवाई, रीजनेबल ग्राउंड क्या है, 497 में जो सबसे अहम चीज है ना वो रीजनेबल ग्राउंड है। रीजनेबल ग्राउंड ये है, सिंपल समझेंगे तो प्रामाफशाही जैसे सिविल में नहीं लेते, इधर भी वही चीज आती है, लेकिन इफ नॉट रिबटेड, रिबट नहीं करता कोई भी, तो कनेक्ट्स द अक्यूज विद द कमीशन ऑफ क्राइम। अब एलिगेशन इफ नॉट रिबटेड, अब फिर वही आएगी चीज, ऊपर है एलिगेशन भी है, इफ नॉट रिबटेड भी है, ठीक है। अब यहां पे फर्दर इंक्वायरी आएगी, एलिगेशन इफ नॉट रिबटेड रिक्वायर एविडेंस टू एस्टैब्लिश द केस या टू कनेक्ट द अक्यूज विद द, रिक्वायर का लफ्ज है, जहां पे एविडेंस रिक्वायर हो जाए। अब आप इसको ना बड़ा आसानी से समझाता हूं मैं आपको, डकैती, रॉबरी, मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, रोज देखें आप, जरा थोड़ा सा जरा गौर से सिस्टर ये सुनिएगा, डकैती रॉबरी होती है, मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, बंदे का नॉमिनेट कर दिया, बंदे को नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, बंदा इलम में था उसके कि ये डाकू है, ये चोर है, हम दूसरे ज्यादा गहराई में नहीं जाते, बंदे को नॉमिनेट, उससे वही मोबाइल जो स्नैच हुआ था वो रिकवर हो गया, ठीक है। कॉमन सेंस में ये एलिगेशन अगर रिबट ना करें तो सीधा सीधा मुलजम को कनेक्ट करता है। अब उसी मुलजम से मोबाइल रिकवर नहीं होता, वो कहता है, तफ्तीशी जो रोज करते हैं ये कि ये इसने बेच दिया था, मैंने, इसने कहा था कि मेरे पास इतने हिस्से में इतनी रकम आई थी, वो रकम रिकवर कर देता है। अब जिस वक्त तक वो एविडेंस नहीं देगा कि ये रकम मैंने कैसे हासिल की, इसने मतलब कि कहाँ से ली, किस मुलजम से ली, किसे इसने फरोख्त किया, उस वक्त तक ये मैटर एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो वो रिक्वायर्ड एविडेंस कर रहा है, एज प्राइमरी नजर आ रहा है कि इसमें एविडेंस रिक्वायर है, ये फर्दर इंक्वायरी बन जाता है। ठीक हो गया, इसको इस पे गौर करेंगे तो आगे तो फिर ही आपको फर्दर इंक्वायरी समझ आएगी। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड भी होगी, बेल का काफी नहीं हो गया, बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने आपको काफी जी जी अब बेल पे जितने जितने क्वेश्चन जिसने जो जो क्वेश्चन करना करते जाए। मैटर ऑफ राइट होने के बावजूद कई ऐसे ऑफेंसेस है जो पूरी क्लास में सवाल नहीं करते, लेकिन फिर भी उसमें नोटिस कर देते हैं। स्पेशल लॉज में मैं कह रहा हूँ आपको, ये अथॉरिटीज ने जो हर्ट केस है ना, हर्ट केस के अलावा किसी में भी नोटिस जरूरी नहीं है। हर्ट केस में अथॉरिटी ने ऊपर से केस का डेवलप हो चुका है कि हर्ट केस में कंप्लेंट को नोटिस जरूर करें या इंजर्ड को नोटिस जरूर करें। माइनर एक्शन भी हो रहा है, करते हैं, प्रैक्टिस है ना, नहीं करते। इसको इस सेक्शन को आप पढ़ाएंगे, किसी को बताएंगे तो नहीं करेंगे। सर इट्स मीन कि पॉलिसीज को मैटर करती हैं। मैटर नहीं करती भाई, लॉ ही मैटर करता है। पॉलिसी को जरूरी नहीं है, पॉलिसी के अगेंस्ट फैसला हो सकता है, ठीक है। लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन लॉ का पता होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। नहीं तो पॉलिसी आड़े आ जाएगी, पॉलिसी पर जज नहीं रहने देगी, ठीक है।
सिर्फ लॉ का इस्तेमाल आना चाहिए जी। बेल पे किसी को कोई क्वेश्चन एनी एक इन्वेस्टिगेशन में बंदे को बेल करना चाह रहे हैं, उसकी बेल विड्रॉ कर, आपके जो ट्रेन रिकॉर्ड लिया उसने जब शीश तब्दील होने की एप्लीकेशन दी तो चेंज हो गई, आप उसको फिर पूरा कराते हैं, जो विड्रॉ की गई है उसका राइट है हटा देने या दोबारा उसे फॉर्म कर दिया जाता है। नहीं, दोबारा उसको बेल मुताबिक कर सकता है। वो विड्रॉल का जो है ना कंसेप्ट वो चीज़ है। विड्रॉल जब आप पोस्ट रेस्ट वो आई थी अथॉरिटी के पोस्ट रेस्ट पे जब आप एट लेंथ आर्गूमेंट करके वापस विड्रॉ करते हैं फिर वो आपकी विड्रॉल जो है वो राइट खत्म कर देती है। ठीक है, वो तो पुलिस का एक्ट है ना, तो उसने कहा कि हमें रिक्वायर नहीं है तो बेल ना भी बेगुना करे, गिरफ्तारी इंतजाम में रख सकती है पुलिस अंटिल फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता। ठीक है, एक बंदा है उसको मर्डर हो जाता है, अंधा मर्डर है, वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये बंदा जी इसने कत्ल किया है हमारा, उसको पकड़ लाते हैं, पुलिस वाले पकड़ लाते हैं या उसके पीछे लग जाते हैं। ठीक है, वो प्री अरेस्ट करा देता है, तो जाता है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता, मटीरियल नहीं मिलता उसके बाद। हो सकता है वो गुनाहगार ही हो सकता है वो बेगुनाह भी हो, लेकिन अभी उनके सामने मटीरियल नहीं आ रहा, पुलिस वाले उसे इल्तवा में रख देते हैं, बेल को विड्रॉ कर देता है, कोई ऐसी कदम नहीं है। और बेल के मुताबिक बेल पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इसलिए देखा है पेपर देखे साहब का, देखे ना पेपर तो साहब का देखे, पेपर में क्या देंगे, ये पेपर मजाक नहीं है, तो मेहनत करेंगे तो फिर है लाख मिजाज नहीं बना जाएगा। ठीक है, ये बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, ईमानदार तरीके से भी मिलेगी आपको, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जी। बेल का ऑर्डर लिखें, ठीक है, उसमें सिंपल आपने बेल ग्रांट करनी है, रिफ्यूज करनी, मैंने अभी आपको बताया। अगर आपने ग्रांट करनी है तो आप बताएंगे उसमें कि इसका मैटर क्यों फर्दर इंक्वायरी का बनता है। ठीक है, फर्दर इंक्वायरी का प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे कि ये चीज़ें हैं इसमें, तो मुझे लग रहा है कि ये साबित होता है इससे कि ये रिक्वायर्स एविडेंस, मैटर ऑफ एविडेंस का लफ्ज़ लिख के बेल ग्रांट कर देंगे। फिर रिफ्यूज करनी है, फला मटेरियल है प्रोसिक्यूशन के पास जो अपीयर हो रहा है, दिस मटेरियल कनेक्ट्स द अक्यूज्ड विद द कमिशन ऑफ क्राइम। ऑर्डर का सैंपल रोज देखते हैं आप, किसी अदालत से ले लें, ठीक है, वो रोज में आपको मिल जाएगा। पहले एक्यूजेशन लिखेंगे, आपके एक्यूजेशन क्या है, एक्यूजेटिव केस क्या है, इल्ज़ाम क्या है, ठीक है, उसके नीचे आप आर्गूमेंट हर्ट, देखिए 458 पेज है, 214 CMR 458 है शायद, तो वो देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि फॉर्मेट बेल का ना, आप अगर इस अथॉरिटी को ये कंफर्म कर लीजिएगा मुझसे, लेकिन मेरे ख्याल में यही है 2014 CMR 458, अगर ना हुई है तो मुझसे आके दे लीजिएगा, मैं आपको राइट सिटेशन बता दूंगा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फॉर्मेट दिया था इस अथॉरिटी में कि आपने ऑर्डर कैसे लिखना है, बेल ऑर्डर। उसमें जो पहले हम करते थे ऐसे कि सारे जितने वकील आपने आर्गूमेंट कर लेना सारे डाल, उन्होंने छोड़े, सिंपल आप एलिगेशन लिखें, आर्गूमेंट सर्ट रिकॉर्ड के नीचे अपनी वर्डिक्ट दे दें। अगर ये अथॉरिटी करके लिखेंगे ये अथॉरिटी, तो आपको सवाल छोटा हो जाएगा, नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, फाइंडिंग देंगे आप, फाइंडिंग आपको पढ़ने से आएगी, जजमेंट पढ़े, साइटेशन पढ़े, फाइंडिंग कैसे देनी है, कोई भी मटेरियल हो उसको पहले एलिगेशन लिखें, दिस इज अलेज्ड इन एक्यूजेटिव केस, क्या हुआ क्या हुआ, उसको समराइज करके 2-3 लाइनों में लिख दें। नीचे आर्गूमेंट सर्ट रिकॉर्ड का रूल, ठीक है, रीजनिंग दें कि किस रीजन की बिना पर मैं खारिज कर रहा हूँ, किस रीजन की बिना पर ग्रांट कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर बेल के ऑर्डर में मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी तो खुद कर दिया गया ऑर्डर, मगर उसके पीछे कोई रीजन नहीं लिखी गई जी, रीजन नहीं लिखी गई, मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी किस बेस पे है, रीजन नहीं पीछे लिखा गया, तो इस बेस पे हम कैंसिलेशन में जा सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ केस जो है ना वो एक बेल की कैंसिलेशन 497 जो है उसमें बेल की कैंसिलेशन पे आर्गुमेंट में क्या नहीं लिखा गया आपको पता? सामने अपने ऑर्डर में ये तो लिख दिया कि मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, मगर उसकी ग्राउंड्स नहीं लिखी, अपने ऑर्डर में मेंशन तो लिखा
बेल ग्रांट कर दी। बेल ग्रांट अच्छा ना, ये जो है सिंपल रूल है, जो ये प्रैक्टिस का पूछ रहे हैं कि बेल ग्रांट करते हुए ना रीजनिंग की जरूरत नहीं है। अपनी हम सिखाना कि अगर हमने मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी को एलैबोरेट करना जब तो मैं आपको प्रोसीजर बताया ना, अब आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस में ये है कि बेल ग्रांट करने के लिए कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बेल खारिज करने के लिए रीजनिंग देनी पड़ती है। वैसे चैलेंज तो कोई आर्डर भी हो सकता है, सही आर्डर भी हो सकता है, गलत आर्डर भी हो सकता है, ठीक है। चैलेंज करने के लिए 495 में आने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ 2 कंडीशन है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन पे है तो मैजिक वो मुतलका कोर्ट जिसने बेल ग्रांट की है उसी में जाएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन है ये कि उसने बीमारी का गूगल सर्टिफिकेट दे दिया जो उसको पता नहीं था आपको, उसने प्योर ऐसी प्ली ली जिसका जो उसने फॉल्स प्ली ली लेकिन बाद में पता चला, वो आप सेम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, अगर उस ऑर्डर के अदरवाइज उसके ऑर्डर के मैरिट्स में जाएंगे तो फिर अपर कोर्ट में जाएंगे। कैंसिलेशन में जाएंगे। कैंसिलेशन ऑफ बेल, कैंसिलेशन इन इटसेल्फ अ रिव्यू, ठीक है। रिव्यू सेम कोर्ट भी कर सकती है और इटसेल्फ अ रिवीजन अपर कोर्ट भी कर सकती है, ठीक है। अब एक सवाल जो कितनी देर होगी आपको कितनी देर होगी ला किए हुए, एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं। 2 साल हो गए माशाल्लाह, 3 साल लॉ किया, 2 साल प्रैक्टिस की। बेल क्वेश्चन किस प्रोसीडिंग की स्टेज का है? स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बताएं मुझे। बेल कौन सी प्रोसीडिंग की स्टेज जो है बेल को डील करती है? प्रोसीडिंग किस स्टेज पे हो तो बेल अप्लाई की जा सकती है? और कोई जी जी एट एनी स्टेज। स्टेज से क्या मुराद है? सबसे पहले किसी चीज से पता किया जाता है। स्टेज से मुराद है कि चाहे जो इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पे चालान मरतब होने से वो स्टेज कौन सी है? फर्स्ट इंस्टेंस प्रोसीडिंग्स की स्टेजेस कौन सी हैं मुझे बताइएगा जरा। क्यों जी? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की स्टेजेस मैंने उस दिन बताई थी आपको, जब मैंने ट्रायल आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको क्रिमिनल केस की स्टेजेस बताई थी कौन कौन सी हैं, उस दिन बता के गया था मैं। मिनिस्ट्रियल होती है, जी? एक मिनिस्ट्रियल होती है, नहीं, वो तो वो था ना एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल। स्टेजेस ऑफ केस की कौन सी होती हैं? क्रिमिनल केस है, रजिस्टर हो जाए एफआईआर रजिस्टर, उसकी स्टेजेस कौन सी है? इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, पोस्ट एविडेंस, फिर उसके बाद जजमेंट। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। आप भूलते बड़ी जल्दी है यार, क्या कर रहे हैं आप? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। और बेल जो है आप 497 गौर से पढ़ेंगे ना, मेरा बड़ा दिल था आपको पढ़ाने का 497, लेकिन मुझे आपका मूड सीरियस नहीं लगा, ठीक है। फिर आप खुद पढ़ लीजिएगा 497, क्योंकि मेरे पास अभी और भी काम है आपको बताने के लिए। 3 स्टेजेस हैं और बेल एक ऐसी चीज है सीआरपीसी में, एक ऐसा हथियार है को इन्वेस्टिगेशन पे भी यूज हो सकती है, स्टेज पे भी यूज हो सकता है, इंक्वायरी स्टेज पे भी यूज हो सकता है। इटसेल्फ बेल इज मैटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। इन इटसेल्फ जो है ना, साफ जो है वो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, लेकिन ट्रायल में भी हो सकती है। ये लिखा हुआ है 497 में कि जब ट्रायल में साबित हो जाए, जज को पता चल जाए कि एक मटेरियल ऐसा है कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा मुझे, तो वो मोटो बेल दे सकता है, ठीक है, वो ग्रांट कर सकता है बेल। ये आप 497 गौर से पढ़ेंगे ना, एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, फिर आपको अगर कहते हैं तो पढ़ा देता हूँ सेक्शन 497 जी। प्रोसीजर मुझे लग नहीं रहा, आप गौर भी करें ना। अब मैंने 3 स्टेजेस आपको बता दिए, आगे चलते हैं 497 को बाद में कर लेंगे। एक ना भाई आपने स्टेजेस मुझे बता दी, क्रिमिनल केस की, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। अब मैं अगले टॉपिक में जाने लगा हूँ, ठीक है। इंक्वायरी और
ट्रायल। सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ का ना एक रूल है। सिविल लॉ वैसे तो क्रिमिनल लॉ में भी अब ये आ गया है कि ट्रायल की हद तक है कि जो स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड नहीं है वो परमिसिबल समझा जाएगा, लेकिन सिविल लॉ का रूल है कि जो स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड नहीं है वो अलाउ है। ठीक है, कि जो प्रोहिबिटेड नहीं है या प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, वो समझे अलाउ है। क्रिमिनल लॉ का रूल इससे डिफरेंस है कि जो सीआरपीसी ने प्रोवाइड कर दिया वही आपको अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। ठीक है, जनरल रूल ये है कि विच इज नॉट प्रोहिबिटेड नॉट प्रोहिबिटेड मतलब कि इज अलाउड। ठीक है, अब क्रिमिनल लॉ में विच इज नॉट प्रोवाइडेड इज नॉट अलाउड। समझ आ गई फर्क है। उधर जिस चीज को मना नहीं किया गया उसकी इजाजत है, इधर जिस चीज को प्रोवाइड नहीं किया गया उसकी इजाजत नहीं है। क्रिमिनल लॉ की इस सेक्शन को, इस रूल को स्ट्रेंथन करता है सबसे पहले सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी। कभी नहीं किसी ने पढ़ा होगा सेक्शन 5 सीआरपीसी। वो कहता ये है, ऑल ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेट, शैल का लफ्ज है, शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट कहते हैं विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेयरआफ्टर कंटेन्ड। कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी ट्रायल जो है वो सीआरपीसी के मुतल्लिक हो या पीपीसी के मुतल्लिक हो, तो वो जो इसके आगे 5 सेक्शन के बाद जो प्रोविजन प्रोवाइड की गई है उनके तहत होगा। जो जुर्म पीपीसी के तहत बनता है वो सीआरपीसी के 5 सेक्शन के बाद प्रोवाइडेड किया गया रूल्स के मुताबिक होगा, अदरवाइज नहीं, वो तो एडमिसिबिलिटी नहीं हासिल होती, उसको लॉ की फोर्स हासिल नहीं होती। ये आपको मैंने सवाल शुरू किया, विशिएट द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसको आप सेक्शन इस रूल से शुरू करेंगे। तो क्रिमिनल लॉ का ये रूल है, विच इज नॉट प्रोवाइडेड इज नॉट अलाउड। एक और भी रूल है, ये वैसे नोला कोइना साइन लीगल लैटिन में है, ये नो पेनल्टी विदाउट लॉ, इससे ये ड्राइव हुआ है। अब टाइप्स ऑफ प्रोसीडिंग हमने देख ली, कौन सी है, कौन सी है इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल केस की कौन सी प्रोसीडिंग है यार, ये सब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अब क्वेश्चन राइज होता है कि विशिएट द प्रोसीडिंग्स, विशिएट क्या है, विशिएट क्या है जी? नल करार देना, वाइट करार देना। ठीक है, मतलब कि प्रोसीडिंग को नल एंड वाइड, नल एंड वाइड हो जाना। ठीक है, अब मैंने आपको एक रूल बताया, सेक्शन 5 कहता है कि जो यहाँ के आगे प्रोवाइडेड है उसके तहत पीपीसी को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा और ट्रायल किया जाएगा। तो ये सेंस काम कर रही है इधर कि अगर इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी ना हुई, इंक्वायरी सीआरपीसी के मुताबिक ना हुई पीपीसी के ऑफेंस की, अगर ट्रायल सीआरपीसी के तहत ना हुआ, तो ये क्या होगा, प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये आपकी पूरी सीआरपीसी पे बेस करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करते उसके मुताबिक तो फिर भी विशिएट, अगर इंक्वायरी नहीं करते तो फिर भी विशिएट, और इसकी बेस बना रहा है सेक्शन 5। मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, विशिएट द प्रोसीडिंग, ए प्रोसीजर
adopted in such manner that law considers against the vested jurisdiction. ठीक है? A procedure adopted in such manner that law considers against the vested jurisdiction. ठीक हो गया जी? प्रोसीजर ऐसा अडॉप्ट किया गया है कि जो jurisdiction में नहीं था करने वाले के, ठीक है? अब इसमें मेन जो चैप्टर है ये, इसमें 2-3 ही सेक्शन हैं जिसमें स्पेसिफाई ये किया गया है, लेकिन उसको पढ़ेंगे 529 को, वो इरेगुलरिटीज हैं जो डू नॉट विशिएट द ट्रायल। उसकी ग्राउंड ये दे दी गई कि इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, या उसकी पावर नहीं है लेकिन वो कार गुजरता है। 529 बताता है कि अगर उसकी एक काम करने की पावर, इस्तात, ताकत नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन वो कार देता है। 29 जो है एक्सेप्शंस है, मतलब कि 29 को आप समझें कि एक्सेप्शंस हैं कि मजिस्ट्रेट के पास पावर भी नहीं है और वो काम कर जाता है। तो 29 सेक्शन, जो 529 सेक्शन है, वो बताता है कि इस वजह से प्रोसीडिंग्स विशिएट नहीं होगी। इसके साथ 533, 537, 535 और 537 सेक्शन भी मिला के पड़े, वो चार्ज पे है। 533 मेरे ख्याल में और चीज़ है, 535 और 37 जो है वो चार्ज पे है। ये 33 जो है नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन एक्ट 164 है, ठीक है? ये उतार है, इसमें इसके साथ लगते हैं 533, 535, 537, 535, 37 बताएंगे कि चार्ज में कमीशन हो जाती है तो वो प्रोसीडिंग विशिएट नहीं करेंगे अनटिल प्रेजुडिस इज काज्ड टू द अक्यूज्ड, ठीक है? 529, 533, 534, 535 ये समझ लें कि ये सेक्शन जो है एक्सेप्शन है टू द सेक्शन 5 नहीं, to the vitiate the proceedings. Irregularities which vitiate the proceedings, their exceptions are provided in section 529, 533, 535, 537। अब जो इरेगुलरिटी विशिएट कर देती है वो साथ ही सेक्शन में है 530 सेक्शन। अब उसमें ये है कि मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं है तो वो काम कर देता है, नॉट एम्पावर्ड बट वो कर देता है। कौन कौन सी क्या क्या काम करेगा वो उसमें डिटेल दिए हुए, सीआरपीसी से शुरू होते हैं, सारा सीआरपीसी उसमें वो डाल दी हुई है उन्होंने कि ये काम अगर करेगा एम्पावर्ड नहीं होगा। इसमें आपको मोटा सा फर्क बता दूं, ज्यादा सेक्शन में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर वो सेकंड क्लास काम कर देता है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। ये आपको वैसे टिप्स पे याद होने चाहिए। ये 530 जो है ये खसूसी तौर पे आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो विशिएट हो जाती हैं जिनकी वजह से मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है। मेन ग्राउंड वही है कि मैजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड बट ही डज, ठीक है? लेकिन 529 उसे एक्सेप्शन दे देता है कि नहीं आपकी अगर कर भी दिया आपने तो आपका काम गलत नहीं है। 530 कहता है नहीं, अगर ये तुमने काम कर दिए तो ये गलत है। समझ आ गई आपको? अब सेक्शन को एक एक पढ़ाऊंगा मैं आपको तो फिर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसके साथ जो है वो दूसरे हैं 538 है गालबन। हाँ जी, अटैचमेंट नॉट इलीगल पर्सन मेकिंग सेम नॉट ट्रेसपासर फॉर फैक्ट और वारंट ऑफ, ये वो चीज़ है। अब जी आप कहीं सीए ले लें, आप रख लें, वैसे इसमें मैंने आज उस तरह का वजाहत नहीं दी, इसको देख लीजिएगा जिसको चाहिए। अब आपने कोई क्वेश्चन करना, टाइम हो गया नहीं? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन दोबारा जरा कीजिएगा। सरेंडरिंग, आप सरेंडर को कह रही हैं
ठीक है। ये हमने पढ़ा ना। अब सेक्शन 496 जो है ना, उसमें वो 4 कंडीशंस बताते हैं। 4 कंडीशंस में एक वो ये कहता है कि अगर वो अरेस्ट है, दूसरी अगर वो डिटेन्ड है, तीसरी ये कि अगर उसको कोर्ट के सामने लेके आया गया, और चौथी ये कि और अपीयर्स, क्योंकि वो अपीयर्स मतलब कि वो खुद आ जाता है। खुद आ जाता है। अब अपीयर्स अगर खुद आ रहा है तो फिर 496 के तहत अपनी फ्री अरेस्ट बेल वो क्यों नहीं ले सकता? मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं ले सकता? नहीं, सिर्फ मैजिस्ट्रेट नहीं, वो बंदा फ्री अरेस्ट बेल 496 के तहत क्यों नहीं ले सकता? नहीं, प्री अरेस्ट वो ले सकता है। प्री अरेस्ट 496 बेलेबल ऑफेंस की भी प्री अरेस्ट होती है, क्यों नहीं होती? प्री अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट में दायर होती है। 400 जब वो एक FIR हो गई, फेंस कॉग्निजेबल है, तो अब बेलेबल ऑफेंस में भी बेले मैजिस्ट्रेट का फर्क हो रहा है। मैजिस्ट्रेट को प्री अरेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क समझेंगे। ये कंसेप्ट चला था, कंसेप्ट अगर इसको इस पे जाए ना तो मैजिस्ट्रेट को भी प्री अरेस्ट का प्यार बन जाता है, जो आप जिस तरफ ला रही हैं। लेकिन मैजिस्ट्रेट को रोक दिया गया। सरेंडर मुलजम करेगा, सरेंडरिंग करेगा तो उसे बेल ग्रांट नहीं करेगा मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रोक दिया हुआ है। वो उस मैजिस्ट्रेट उसको पहले अरेस्ट कराएगा, उसको कस्टडी में आना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि प्री अरेस्ट बेल का एक चीज़ है। प्री अरेस्ट बेल में ग्रांट की जाती है कंडीशनल के जाओ पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो फिर आओ। इधर ये तो नहीं कि जिसके खिलाफ पर्चा हो गया, पुलिस वाले ने पूछे ही ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूछे ही ना, सीधा आगे मैजिस्ट्रेट ने आके मैं सरेंडर करना कि मेरे बेल लो, मेरा राइट बनता है। नहीं, इस तरह नहीं, उधर उसको जाना पड़ेगा। बंदा पेश हुआ किसी सिचुएशन में, वो जज ने ऑर्डर कर दिया कि अरेस्ट किया जाए मजिस्ट्रेट। अब अरेस्ट करने के फौरन बाद वो बेल दायर कर देते हैं, सेम डे को भी तो नोटिस ये वो बेल दायर कर सकते हैं। ठीक, आपकी इधर डिस्कशन है, करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये हर एक अपना अपना तरीका कार है। जी जी, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है पूरा। बड़ा अच्छा भाई ने सवाल किया। जिसको इंक्वायरी समझ आ गई ना, उसको क्रिमिनल लॉ ही समझ आ गया। सबसे अहम चीज़ ये है, इसमें तो पूरा एक लेक्चर होना चाहिए कि इंक्वायरी है क्या, इंक्वायरी किस स्टेजेस के हैं। भाई FIR रजिस्टर हो गई, अब आपको पढ़नी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन। इंक्वायरी की ये सवाल भी आता है, इन्वेस्टिगेशन में डिफ्रेंशिएट करें। इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और एनी अदर पर्सन। लीग लगा ले साथ, बेशक किसी को अख्तियार दे देता है, मैजिस्ट्रेट दे देता है या कोई अथॉरिटी दे देती है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट नहीं करता। मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ पर्पस, उसका क्या होता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब इंक्वायरी की तारीफ ले लें। इंक्वायरी की तारीफ ये है कि फैक्ट फाइंडिंग है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस ये फैक्ट फाइंडिंग है बाय द मैजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन, नॉट द पुलिस ऑफिसर। यहाँ पुलिस ऑफिसर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब क्रिमिनल केस के हवाले से हमें देख रहे हैं कि इंक्वायरी कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से पुलिस का काम खत्म होता है। उसमें रिमांड जब लेने आती है, ठीक है, पुलिस, मैजिस्ट्रेट एग्री नहीं करता, डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज इज द इंक्वायरी पावर। इंक्वायरी पावर है, इंक्वायरी नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, लेकिन उसकी इंक्वायरी है। अब स्पेसिफिक इंक्वायरी पता है क्या है? जो स्पेसिफिक इंक्वायरी है, बेल भी आपको मैंने बताया कि बेल भी इंक्वायरी मैटर है, बेसिकली है वो इस शाख का, लेकिन बेल अप्लाई तीनों में हो जाती है। इंक्वायरी जब वो चालान सबमिट कर देता है, ठीक है, वो मैंने उसमें बताया था कि इंक्विजिटोरियल और एडवर्सेरियल दो किस्म के ट्रायल हैं। हमारे यहाँ एडवर्सेरियल ट्रायल है, जज इज द साइलेंट स्पेक्टेटर, एविडेंस लेके आती प्रोसिक्यूशन, एविडेंस लेके आता डिफेंस, जज ने पढ़नी है, फैसला कर देना। इंक्विजिटोरियल में होता है कि जज को
मैजिस्ट्रेट को पावर होती है कि वो खुद इंक्वायरी कर सकता है, फलां चीज़ लेके आओ, फलां चीज़ लेके आओ, फलां चीज़ लेके आओ। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट करे ना तो कहते हैं कि भ्रागिया पार्टी है, ठीक है। हालांकि ये इंक्विजिटोरियल ट्रायल की एक खूबी है, तो उसमें वो मैजिस्ट्रेट देख सकते हैं, इसमें भी है, हमारे लॉ में भी प्रोवाइडेड है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इंक्वायरी असल में शुरू होती है फ्रॉम द स्टेज ऑफ सबमिशन ऑफ चालान टिल द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये इंक्वायरी स्टेज है। कॉग्निजेंस लेना, कॉग्निजेंस स्क्रूटनी करना चालान की, उसको देखना मैजिस्ट्रेट का, ये सारी स्टेजेस जिसमें आएंगी ना, ये सारी इंक्वायरी स्टेजेस में आएंगी। और भी इंक्वायरी की तरीक़ेकार है, 176 है, 74 है, 159 में जुडिशल इंक्वायरी है, ठीक है। ये समझ के एक ट्रायल से के शुरू होने से पहले, इन्वेस्टिगेशन के ख़त्म होने के बाद, और कुछ साथ साथ भी, क्योंकि थोड़ा सा इसको अगर इस तरह समझ लें कि इन्वेस्टिगेशन के ख़त्म होने के बाद और ट्रायल से के शुरू होने से पहले की दरमियान वाली स्टेज इंक्वायरी है, उसमें क्या आती है, कॉग्निजेंस आती है। उसमें क्या आती है, उसमें आप मटेरियल देखते हैं, सुनते हैं, प्रीलिमिनरी हियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लेनेंट को सुन सकते हैं, ठीक है। ये 249 से भी इंक्वायरी का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का भी मैटर है। इन्वेस्टिगेशन का इस सूरत में है कि चालान सबमिट हो गया है, एक केस आ गया है कोर्ट के सामने, चालान आ गया, एक चालान आ गया, पीछे बकिया इन्वेस्टिगेशन है, उस सूरत में 249 इन्वेस्टिगेशन में भी एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चालान ना हो 249 नहीं लगेगी, एट एनी स्टेज का लफ्ज है वो, ठीक है। ये वैसे उस दिन 249 से रह गया था, उसकी 3 इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आएगी, आप नोटिस करेंगे, हेयर करेंगे, ठीक है, हेयर करेंगे पार्टीज को, देन एक्विटल कर देंगे। उसकी कोई स्टेज भी हो सकती है, उसकी इंक्वायरी स्टेज भी हो सकती है, आफ्टर बिफोर द ट्रायल भी हो सकती है। इंक्वायरी समझे आप, नहीं समझे, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कहाँ से होती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले पहले इंक्वायरी है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ट्रायल है, ठीक है। अब कॉग्निजेंस सबसे अहम चीज़ है ना, उसमें इंक्वायरी में 190 है, क्या वो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। इवन के डिस्चार्ज फ्रॉम केस भी उसमें ही है। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी और चीज़ है 63, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। डिस्चार्ज फ्रॉम केस, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी में फ़र्क है, ठीक है। रिमांड स्टेज पे जो होता है वो डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, अगर हाँ उधर मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज फ्रॉम केस कर देता है तो कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोवाइडेड है आफ्टर द चालान। डिस्चार्ज फ्रॉम केस जो है वो भी इंक्वायरी का मैटर है, ठीक है, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। इवन के सेशन कोर्ट को भी ये अख्तियार 265D के तहत हासिल है कि वो भी डिस्चार्ज फ्रॉम केस कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता। 63 वही बता रहा हूँ ना आपको, 63 इज द इन्वेस्टिगेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, डिस्चार्ज फ्रॉम, ये बड़ी देर बाद समझ आएगी आपको, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी और डिस्चार्ज फ्रॉम केस। 173 3 को समझ लें और 63 को समझ लेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा। ये रेलिवेंट नहीं है आपको, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना करें, वकील ना बने, जज बनने की कोशिश करें, ठीक है। लॉ पढ़े, वकील तो आप बन जाएंगे रोज आप सीनियर से सीख के, ठीक है। मेरे से आप ये सीखें कि वकालत का तो रोज़ हम अदालतों में एक दूसरे को देखें, असिस्ट करते हैं, आप हमें बताते हैं, हम आपसे सीखते हैं रोज़, ठीक है। वो अदालतों, अब आप तैयारी कर रहे हैं, अपना उधर नजरें रखें, उधर ध्यान रखें। क्या कौन कर सकते हैं? पुलिस इंक्वायरी, मैंने कहा था इंक्वायरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें पुलिस शामिल नहीं है। वैसे लफ्ज इस्तेमाल वो कर लेते हैं, इंक्वायरी हो रही है जी, डीएसपी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी का लफ्ज है ही नहीं उधर, इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस के पास अख्तियार ही इन्वेस्टिगेशन का है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। 154 की बात कर रहे हैं, जो कर सकती है नहीं कर सकती, कानून तो कहता है कि 154 ही देगा, पहले कानून फैसला देगा 154, नहीं तो 155 पे देगा, रपट लिखेगा, ठीक है, रपट रोजनामचा लिखेगा। तो अगर तो कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये मैं खुद नहीं कहना चाहता, कर सकती है वो, इस तरह नहीं, लेकिन किसी और तरीके से।
नहीं, मुझे कुछ हम पे कदगन होती है, ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन हम जिस जगह पे हैं वो नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, 249 ए बेटा उस वक्त शुरू होगी जब केस मैजिस्ट्रेट के सामने आ जाएगा। केस उस वक्त आएगा जब चलान सबमिट हो जाएगा, चलान से पहले नहीं। चलान केस आपकी ये क्लियर है कि एट एनी स्टेज का लफ्ज है ना, इस बात को हमेशा समझना कि एट एनी स्टेज ऑफ केस है। केस उस वक्त बनेगा जब मैजिस्ट्रेट के पास आ जाएगा। ठीक है, मैंने तो कहा था ओपन है, जितने मर्जी क्वेश्चन कर। हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही आज इन्फॉर्मेटिव और मजेदार भी क्वेश्चन पूछे गए। बनिस्बत लास्ट टाइम के, जो लास्ट टाइम उन्होंने कहा था जज साहब ने भी हमारे जो हैं एस्पायरेंट्स वो सवाल नहीं पूछ सके, तो होपफुली बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए एंड दैट इट विल बी डिसाइडेड एट द नेक्स्ट टर्म। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑनरेबल मिस्टर जमशेद नवाब साहब को उन्होंने टाइम दिया। उनकी मेरी बेस्ट विशेष है, कोशिश करें सीरियस लेके करें, ठीक है। चांस ज़ाया ना कीजिएगा, अगर नहीं कोई सीरियस नहीं तो ना दे, ठीक है। अगर लेना चांस तो सीरियस होकर चांस लें, अपना चांस ज़ाया मत करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम दे लीजिएगा। थैंक यू।